लेते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ सत्यवीर चौहान जी हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। सत्यवीर जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता आशीष नौटियाल जी हैं। नौटियाल जी, बहुत स्वागत है। हमारे साथ मीनाक्षी घिल्डियाल जी हैं, यूकेडी की प्रवक्ता हैं। हमारे साथ राज्य आंदोलनकारी प्रदीप कुकरेती जी हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत जी हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। शुरुआत में आपसे कर लेता हूं सत्यवीर जी। अभी जिस तरीके से गैरसैंण में मानसून सत्र की तिथि का ऐलान हुआ, उसके बाद अब विपक्ष ने एक सवाल उठा दिया है कि 3 दिनों में कैसे हम जो तमाम प्रदेश के मुद्दे हैं उनको उठा पाएंगे। तमाम सवाल थे और आरोप ये है कि भाजपा भागती है तमाम जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं। कैंथोरा जी, गैरसैंण में हमारा सत्र होगा। मेरा कांग्रेस के साथियों से आग्रह है कि पिछले सत्र की भांति सत्र से ना भागें, 3 दिन सत्र में बैठें। जितने प्रश्न हैं, आपको जितना समय चाहिए उतना समय आपको मिलेगा, मगर आपसे फिर से मैं कहना चाहूँगा कि सत्र में बैठिए। जो आपको लगता है कि ये उत्तराखंड के जनता के हित में बात है, उस बात को रखिए, मगर पहले जैसा जैसे पहले सत्र गए उसका व्यवहार ना दिखाए। तो मुझे लग भी रहा है जिस प्रकार की अभी आप इनके नेताओं के बयान सुन रहे हैं, वो कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं कि भाई सत्र सही से चले। सत्र में जो जिस प्रकार की बातें होनी चाहिए, तो मुझे लग नहीं रहा कि जो जिस प्रकार के इनके बयान आए इनके नेताओं के कि भाई सत्र होना चाहिए या सत्र शालीनता से चलना चाहिए, सत्र में राज्य के मुद्दे उठने चाहिए। और इस समय जो गैरसैंण में है, जो कि हमारी हृदय स्थली है, पूरे उत्तराखंड की आंदोलनकारियों की हृदय स्थली है, वहाँ पे सत्र हो रहा है। इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का काम भी हमारी सरकार ने ही किया है। तो मैं केवल इतना ही है कि एक रचनात्मक विपक्ष होने का अगर वो वहाँ पर रुख अपनाएंगे तो उधर उनके लिए अच्छा होगा। बाकी हमारी सरकार ने तो पूरी तैयारी करी है। वो जितने दिन भी सत्र चलेगा उत्तराखंड के हित में आवाज़ उठाएगी और उत्तराखंड के हित में वहाँ पे फैसले होंगे। वैसे तो आपने हरीश रावत का भी यहाँ पे जिक्र करा, तो हरीश रावत को तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से उत्तराखंड की राजनीति में उनको लगातार उत्तराखंड की जनता उनको तिरस्कार करती जा रही है, अब वो क्या कर रहे हैं कि उनको तो बैकफुट पे आ गए हैं जब जनता ने किया है। मगर अब हो क्या रहा है आप देखिए, उन्होंने क्या किया है कि वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब पहले अपनी बेटी के साथ एक्सपेरिमेंट किया, वहाँ पे उनको सफलता मिलती है हरिद्वार ग्रामीण में। फिर वो एक नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं, अपने बेटे को वीरेंद्र सिंह रावत को करते हैं, उनका लोकसभा चुनाव में वहाँ पे सफलता नहीं मिलती है। उसके बाद वो तमाम बयान आते हैं उनके कि 3 अप्रैल का ही उनका एक बयान है, बड़ा चर्चा में उस समय रहा था, डिबेटों में रहा, अखबारों में आया कि कांग्रेस अब सुस्त और आलसी हो चुकी है। 3 अप्रैल 2024 का बयान है, कोई पुराना बयान नहीं है। तो कांग्रेस में जिस प्रकार की अभी अंदर खाने जो स्थितियां हैं, वो मेरा विषय नहीं है। वो कांग्रेस अपने परिवार की स्थिति अपने आप संभाले, मगर अंतर्ध्वन की जो स्थिति है वो लगता है कि वो सत्र में आने के कोई भी किसी प्रकार से इच्छुक नहीं है। और सत्र होता है विपक्ष का और सत्ता पक्ष का होता है। अब विपक्ष वहां पे रहना नहीं चाहता है, तो वो दिख रहा है यहाँ पर तमाम जो आपने दिखाया भी कि उस प्रकार से कि इनका भी जो जिस प्रकार से मौन व्रत रखेंगे। मौन तो अब कांग्रेस को कर ही दिया है, 17 में भी कर दिया, 22 में भी कर दिया, 24 में भी कर दिया। ठीक है, अब तो इससे ज्यादा कोई स्थिति जनता भी नहीं ला सकती है। ठीक है आशीष नौटियाल जी, आप लोगों को ये लगता है कि ये दिन कम है, ऐसे कौन से बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं आपके? देखिए, सबसे पहले तो रवि भाई, हमारे जो सत्यवीर भाई की चिंता है कि हमें मौन कर दिया, तो वाकई ये बात तो है कि हमें मौन कर दिया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आगे मौन नहीं करेगी। 2027 से हमारा वक्त शुरू हो रहा है और अभी नगर निगम चुनाव से आप देखेंगे हम निश्चित सत्ता में आएंगे और राज्य हित के लिए अति आवश्यक है कांग्रेस का आना। अब बात करें अगर हम यहाँ की गैरसैंण में जो विधानसभा सत्र हो रहा है, ये विधानसभा सत्र एक फॉर्मेलिटी मात्र है। आप बताएं, 3 दिन का विधानसभा सत्र और उसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठ रहे हैं। आप देखिए अभी ऋतु खंडू जी क्या बोलते हैं, हमें बिजनेस नहीं मिल रहा है, हमें खर्चा हो जाएगा। अरे खर्चे आपको और नहीं दिख रहे थे? घोटालेबाजी आप कर रहे हैं, पूरे देहरादून का आपने नाश मार रखा है 1000 करोड़ रुपए खर्च करके स्मार्ट सिटी के नाम पे। आपको खर्चा नहीं दिखता है? आप क्या सोचते हैं देहरादून में आपने जो लाल रंग के बोर्ड लगा दिए उससे देहरादून स्मार्ट हो गया? आपने सड़क और खोद के खराब कर दी, आपने सारी व्यवस्थाएं खराब कर दी सड़कों के में, जो आपने ये बना दिए पेंडिंग कर दी। क्या फ्री की हुई है? आपने 100-100, 200 करोड़ तो इसमें खर्च कर दिए। लेकिन जो मेन जगह है जहां पर मुद्दा उठना चाहिए, जहां जनता के हित की बात होनी चाहिए, वहां आपको खर्चा नजर आता है। विधानसभा सत्र चलने दें, आपको सुनने में क्यों डरते हैं? आप सवालों से क्यों डर रहे हैं? आप विपक्ष के सवालों से नहीं, ये जनता के सवाल हैं जो विपक्ष आपसे पूछने वाला है। आप जनता से डर रहे हैं, आप जनता के सवालों से डर रहे हैं। आप तानाशाही कुछ भी कर देंगे। आप बताएं, आप राज्य के अंदर क्या इतनी बुरी स्थिति है इस समय? हर चीज में जनता त्रस्त है और तब भी भाजपा वाहवाही लूट रही है अपनी। खुद मुख्यमंत्री को जाना पड़ता है सचिवों से मिलने के लिए कि भाई
तुम जो है कड़ी हो, उन्हें पता है ये कड़ी काम ही नहीं कर रही है, कड़ी सुनती नहीं है। खुद ये उदाहरण है उसका खुद ही अपने आप में कि इनको जाके बोलना पड़ रहा भाई तुम कड़ी हो, काम करो, नहीं पता है काम हो ही नहीं रहा है। जनता के कोई काम नहीं हो रहे हैं, जनता परेशान है। और निश्चित माननीय हरीश रावत जी एक हमारे सीनियर नेता हैं, उत्तराखंड के सीनियर नेता हैं, और सबकी बात को उठाने के लिए वो लोग अपने, क्योंकि अंदर तो उनका अधिकार नहीं है, बाहर से ही अपनी बात को उठाएंगे, बाहर से ही बात करें। आज हमारे बीच में प्रदीप उग्रती जी भी आ रखे हैं और राज्य आंदोलनकारियों की बड़ी मांगे हैं। अगर जो पार्टी इस बात का सम्मान नहीं कर सकती कि जिस जनता के सपोर्ट से, जिस जनता की लड़ाई से, जिस जनता की शहादत से आज ये लोग सीएम बने हैं, विधायक बने हैं, मंत्री बने हैं, उस जनता का अगर आप सम्मान नहीं कर सकते तो आपको कुर्सी में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, इनको राज्य आंदोलनकारियों की मांग पूरी होनी चाहिए। क्यों नहीं मांग पूरी हो रही है? मैं जाऊंगा उनके पास। ठीक है मीनाक्षी जी, क्योंकि अब सदन के बाहर हमने देखा कि यूकेडी हमेशा ही उन्होंने प्रदर्शन भी किए हैं। इस बार आप लोगों की क्या तैयारी है? सत्र को के जो दिन है उनको लेकर कांग्रेस हमलावर है, आप लोगों का क्या स्टैंड है इस पर यूकेडी का? देखिए, एक तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले तो इनके कदम ही गैरसैंण की तरफ नहीं बढ़ते हैं। बड़ी मुश्किल से ये गैरसैंण में सत्र कर रहे हैं, तो होने देना चाहिए। दूसरी, मौन व्रत की बात अगर आती है तो मौन व्रत तो चाहे सत्ता में दोनों में से कोई भी पार्टी रही हो, उत्तराखंड के मुद्दों पे इन लोगों ने हमेशा मौन व्रत ही रखा है। दुर्भाग्य देखिए हमारा कि 24 वर्ष हमारे राज्य को बने हुए हो गए और हम आज भी उत्तराखंड के उन्हीं मुद्दों पे आज भी उसी तरह परेशान हैं। चाहे पलायन का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चाहे गैरसैंण राजधानी हो। क्योंकि आज गैरसैंण की बात हो रही है तो मैं सिर्फ गैरसैंण पे बात करती हूँ कि एक 85,000 करोड़ के कर्जे में डूबा हुआ हमारा राज्य है। जब हम दो राजधानियों का बोझ झेल रहे हैं, सोचिए कि एक ग्रीष्मकालीन राजधानी सिर्फ वो पिकनिक मनाने वाली जो राजधानी बनाई गई है और एक जो देहरादून में राजधानी बनाई गई है। तो ये जो कांग्रेस का जो धरना प्रदर्शन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये धरना प्रदर्शन है क्यों। आखिर आप दिन बढ़ाना चाहते हो, अगर वो 7 दिन का भी सत्र रखेंगे, उन्हें इमीडिएट कहीं से कॉल आती है, वो तुरंत सत्र को छोड़ के चले जाएंगे। ऐसा पास्ट में भी हुआ है कि सत्र और ये सब इनके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। तो धरना प्रदर्शन बेसिकली होना चाहिए जो राज्य की समस्याएं हैं उन पे होना चाहिए। आज समस्या ये हो गई है कि ना हमारे पास गैरसैंण राजधानी है ढंग से, ना देहरादून राजधानी है। देहरादून का भी हाल बुरा कर दिया राजधानी बना के, और गैरसैंण में आप स्थिति देखोगे कि बहुत बुरी है। ये लोग मतलब बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि गैरसैंण में अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं इनके नेताओं के कई बयान सुनती हूँ कि गैरसैंण में अभी पॉसिबल नहीं है, वहाँ स्ट्रक्चर बहुत डेवलप करना पड़ेगा। तो आप वही डेवलपमेंट की तो बात कर रहे हैं। आप कहीं पे पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में मैंने सुना कि ये नगर निगम में ये क्षेत्र आने वाले हैं। तो इसी प्रकार से आप गैरसैंण को उस तरह से डेवलप क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या आपका इरादा नहीं है गैरसैंण में राजधानी बनाने का? क्योंकि गैरसैंण की राजधानी जो है वो एक्चुअली भावनाओं की राजधानी है। ये राज्य जब बनने की बात आई थी तो सबसे पहला जो पॉइंट था वो यही था कि जो राजधानी है वो सेंटर में बनेगी। यानी कि जो लोगों की भावनाएं हैं उनसे इन लोगों को मतलब नहीं है। इन लोगों को मतलब है कि कहां से हमें ज्यादा बेनिफिट हो। आप नेताओं मौन व्रत की बात अगर हम कर रहे हैं तो मौन नहीं है, मौन ज्यादा हो गया, व्हाटएवर, उपवास जो भी है, आप जो भी है उपवास, क्योंकि बेसिकली हरीश रावत जी को आप देखेंगे वो मौन व्रत ही रख लेते हैं। चाहे वो समस्याएं हो उस पर भी मौन व्रत है, चाहे वो भाजपा कुछ कर रही है उस पर भी मौन व्रत है, चाहे वो राज्य के मुद्दे हो उस पर भी मौन व्रत है। तो मुझे बल्कि मैं तो ये भी कहना चाहूंगी कि सत्ता दल में जो बैठे हुए कई हमारे नेता हैं उन्हें भी मौन व्रत रखना चाहिए। आप देखेंगे संसद में क्वेश्चन कुछ होता है, आंसर कुछ और देके आते हैं। इससे बेहतर तो यह है कि वो भी मौन व्रत रखें। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं मुझे लगता है कि ध्यान देने योग्य बात है। हमें वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी प्रदीप उग्रती जी हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, इस बार इस सत्र से कितनी उम्मीद है राज्य आंदोलनकारियों को? वो इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का तो पहला सत्र है गैरसैंण में जो होने जा रहा है। देखिए, मैं उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, और मैं उम्मीद क्या करूं? अगर मैं व्यक्तिगत रूप से केवल अगर आप आंदोलनकारियों के ऊपर फोकस करना चाहते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री से 1 वर्ष के अंदर 3 बार सफल वार्ताएं हुई हैं। उन 3 वार्ताओं में खुद सतवीर जी को मालूम है 10% क्षैतिज आरक्षण, एक तरह से उन्होंने उस विधायिका का मजाक उड़ाने का काम किया है कि 70 के 70 विधायकों की ये अपमानना मैं इसको मानूंगा कि आपने ये समिति बनाई, उप समिति बनाई, वहाँ से पास किया, लॉ एंड ऑर्डर सारे लाग लगूने लगा के गवर्नर हाउस के यहाँ आपने उसको पेंडिंग फाइल में दबवा दिया।
जब हमें वो रिजल्ट नहीं मिला, जब मुजफ्फरनगर कांड की दोषियों के लिए खड़े होने के लिए वकील नहीं मिला, जब हमारे चिन्हीकरण के जो लंबित मामले हैं वो नहीं मिला, तो मैं उसको बेईमानी कहूँगा, लेकिन उस चीज़ को मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि सरकार अगर अंदर सीरियसली होती, अगर गैरसैंण की बात आपने कहा, उनका पहला सत्र है, पहली बात तो सरकार हो या कोई भी हो, आप ये देखो ना, जब ग्रीष्मकालीन है तो ग्रीष्म में क्यों नहीं हुआ वहां सत्र, इसका जवाब कौन देगा, इसका जवाब कौन देगा। और सतवीर जी मुझे बताएं कि आपने मेरे से कई मतलब 1.5 साल से आप कह रहे हैं कि 10% अब हो जाएगा, वही चीज जो है खेल विकलांगों के लिए थी, और उसी मुद्दे पे यही मैटर टेक्निकली महिलाओं का भी था, उनके लिए भी हमने संघर्ष किया, वो आपने करा दिया। तो ये भावना पता चल जाती है कि आपकी जो है पार्टी का या हाईकमान का या किसका प्रेशर है। आप यूसीसी के लिए माननीय राज्यपाल महामहिम पे गए, और महामहिम की भी सुनिए आप, महामहिम से मैं कम 6, 7, 8 महीने से समय मांग रहा हूं, वहां समय नहीं मिला। वो पुस्तक का विमोचन करते हैं, उपन्यास का विमोचन करते हैं, गुलदस्ते इधर से उधर देते हैं, सब चीजें हो रही हैं, लेकिन उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के संगठन के लिए उन पर मिलने का समय नहीं है। तो मैं क्या इसको आपके साथ एलजी वाला रोल मान के चलूं दिल्ली में? तो ये हमारे यहाँ मार्गरेट अलवा जैसी भी राज्यपाल रही है, बरनाला जी भी रहे हैं, पॉल साहब जैसे लोग रहे हैं, लेकिन वाई मैं समझ में बताया ना कोई मुझे बात को कि क्या यहाँ पार्टी के परिप्रेक्ष्य में बात की जाएगी। अब गैरसैंण की अगर मैं बात करूं, 24 साल के अंदर अगर सरकारें ये कहती हैं, ब्यूरोक्रेसी ये कहती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो हमारे यहाँ किस बात की इंजीनियरिंग है, किस बात की स्पेशलिटी है, किस बात के अधिकारी हैं, किस बात के आईएएस आपने आप रखे हुए हैं, कैसे इंजीनियर रखे हुए हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी का हो, चाहे वो एडीबी का हो, चाहे किसी चीज का हो, कि आप 24 साल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर पाए। तो ये सोचने वाली बात है। मुख्यमंत्री कोई भी हो, पिछली बार त्रिवेंद्र जी को बुलावा आ गया था, इस बार जैसे वो खिचड़ी पक रही है वहां दिल्ली में, कहीं धामी जी को बुलावा आ गया, तो इसका जवाब कौन देगा? हम क्या मुख्यमंत्रियों के चेहरे बदलते देखते रहेंगे या हम गुलदस्ते देते रहेंगे? शुभकामनाएं देना हमारा एक शिष्टाचार का पार्ट है, लेकिन यहाँ मंत्री जो जिस विभाग का मंत्री है वो उस विभागीय कार्य में वहां दिखाई नहीं देता। मतलब आग लग रही है तो मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, सड़क टूट रही है मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, जो है वहां अल्ट्रासाउंड की मशीनें ने दून जैसा अस्थायी राजधानी मेडिकल कॉलेज में जहां एक अल्ट्रासाउंडर आदमी नहीं बिठा सकता है, मैं उस राज्य की क्या परिकल्पना मैं करूंगा? मैं जय सिंह रावत जी बैठे हैं, कभी सपने में भी उन्होंने, क्योंकि मुझे उन्होंने पूरे इसको राज्य को बनते बिगड़ते देख रहे हैं वो, और मुझे बड़ी पीड़ा होती है कि उन जैसे लोगों ने हिमाचल को भी बड़े गौर से वहां पत्रकारिता के दौर से लेकर सामाजिक समरूपता के रूप से उन्होंने देखा हुआ है, वो खुद आपको सारी बातें पीड़ा बता देंगे। अच्छा, इस बार नहीं, ठीक है, अगले सवाल पर आता हूँ आपके बाद। जय सिंह रावत जी पर जाता हूं मैं। जय सिंह रावत जी, क्योंकि एक सवाल आ गया, एक तरफ तो दिनों को लेकर हो गया, विपक्ष कह रहा है दिन कम है, हमारे सवाल बहुत ज्यादा हैं, उधर विधानसभा अध्यक्ष कहती हैं कि बिजनेस नहीं है उसी पर तय होता है, फालतू का खर्चा क्यों करना, इसको थोड़ा समझाइए। फनी, मतलब उत्तराखंड के मुद्दों के लिए उत्तराखंड की सबसे बड़ी पंचायत जो है विधानसभा है, उसके पास बिजनेस नहीं है, मतलब कोई मुद्दे ही नहीं है जी। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? एक रवि, थोड़ा मुझे जरा इसकी बैकग्राउंड करने दो जी, है ना। ये उत्तराखंड के लोगों के साथ राजधानी के नाम पर इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है शुरू से लेके आज तक, है ना। जब ये अगस्त 2000 में इसका पार्लियामेंट में पास हो गया था बिल, 1 तारीख को लोकसभा में और 11 तारीख को 2000 अगस्त ये राज्यसभा में पास हुआ, 26 तारीख को राष्ट्रपति ने इसके साइन करके एक्ट बन गया। उसके बाद नवंबर तक की अपॉइंटेड डेट होती है जी, तिथि होती है, वही अपॉइंटेड डेट। इस तारीख को उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आएगा। इस दौरान जो कैबिनेट सेक्रेटरी थे कमल पांडे, उत्तराखंड मूल के थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को बोला कि आप कहाँ हाई कोर्ट बनाएंगे, कहाँ आप क्या कहते हैं राजधानी बनाएंगे। तो वो राजधानी पर जब मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड के जो 19-20 विधायक थे और जो उसके बाद जो विधान परिषद के सदस्य थे उनको बुलाया, वो एक मत नहीं हुए, कोई बोला गढ़वाल करना, कोई बोला कुमाऊं करना, और उसी पे उलझे रहे, बात कहीं फाइनल नहीं हुई जी। अडवाणी जी क्या करते? उसके बाद कहा उन्होंने अस्थायी रूप से देहरादून रख लो और कुमाऊं वालों को खुश करने के लिए नैनीताल वो बना दो। और सुनिए, उस अस्थायी से आज तक वो स्थायी कहीं बन नहीं पाया। और जो पहली निर्वाचित सरकार आई स्वामी जी की, उसने दीक्षित कमेटी बनाई, 6 महीने के लिए कहा था कि आप रिपोर्ट दो, वो 8 साल तक चली, उस पर करोड़ों रुपए खर्च हुए, और तब उसने कहा कि इधर देहरादून में बना दो। इस तरह से, और उसके पास भी
जो दीक्षित कमेटी के मैं करूं उत्तराखंड का हमारा राजनीतिक चरित्र देखो जी मतलब कितना मतलब उत्तराखंड के लोगों को आप बेवकूफ बनाएंगे। यहाँ तो बड़ी बड़ी बात होती है, केवल 5 विधायक और राजा साहब मानवेंद्र साहनी उन्होंने दीक्षित कमेटी के पास गए, बाकी कोई विधायक नहीं गए। किसी ने कहा रामनगर बनाओ, किसी ने कहा श्रीनगर गढ़वाल बनाओ, किसी ने कहा ऋषिकेश बनाओ, किसी ने कहा हल्द्वानी बनाओ। इस तरह से बात हुई। एक बात जी अब दूसरा धोखा है, ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या होती हो देश में, केवल श्रीनगर और उसके अलावा कहीं फिजिबल नहीं हुई जी वो सतारा में जो महाराष्ट्र की है वो कोई राजधानी है? अरे विधानसभा को 3 दिन या हफ्ते भर बिठाने से वो राजधानी हो जाती? बिल्कुल। राजधानी का मतलब क्या होता है? जहां से राज चलता है। जी जी अच्छा दूसरा, चलो आपने ग्रीष्मकाल में स्थायी राजधानी कहाँ है बोलो, अगर आप में दम है तो बोलो ना देहरादून स्थायी राजधानी है। जी वो भी नहीं बोला, वो भी गोलमोल करना। ग्रीष्मकालीन राजधानी कहना ही धोखा है उत्तराखंड के लोगों के साथ। क्योंकि अब फिर भी अपने पीठ अपनी छाते पीठ खुद ही थपथपाने, देखो हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषणा कर दी, जहां आप बैठते नहीं है। ग्रीष्मकाल में आप बैठते नहीं, कहते हैं हमें तो अभी यात्रा का व्यवस्था करनी है। शीतकाल में आपको ठंड लग जाती है। अब बरसात में कहते हैं साहब आपदा आ गए, केवल 3 दिन बैठना। अरे आप वहां बैठो ना बैठो, आपके बैठने से कुछ नहीं होता है। जब तक वहां सचिव नहीं बैठेंगे, जब तक वहां मुख्य सारे मिनिस्टर नहीं बैठेंगे कम से कम महीने 2 महीने, तब तक उसका कोई मतलब ही नहीं है। क्या इतना अफोर्ड कर सकता? अभी किसी पैनलिस्ट ने बोला भी है, साला 1 लाख करोड़ के आसपास कर्ज होने वाला है उत्तराखंड की, और अभी थोड़े दिन का करोड़ों रुपए वहां खर्च करेंगे, 3 दिन के लिए वहां खर्च करेंगे, फिर वहां अपना पिकनिक करेंगे, मौज मस्ती। हम भी जाते हैं कवर करने के लिए, क्या बढ़िया नाश्ता वहां मिलता है, क्या सम्चुअस वहां डिनर मिलता है। बिल्कुल। हम लोग जब जाते हैं तो हमको वहां कर्णप्रयाग से भी पीछे रखते हैं। कालेश्वर में रोज गाड़ियां जाती हैं वहां से जाने के लिए, वहां जाने के लिए सड़क तक नहीं है। आपने सड़कें तक चौड़ी नहीं की, वहां पर दो कारें क्रॉस नहीं हो सकती जी। इंफ्रास्ट्रक्चर आप नहीं बना रहे हैं वहां पर। कह रहे हमने ग्रीष्मकालीन बना दी। इतना कब तक ठगेंगे? उत्तराखंड की कई चीजों पर ठगा है, और राज्य गठन का जो पुनर्गठन विधेयक है उसी पर ठग दिया। तो ये सर फिर अपनी पीठ ठग जाते हैं। बड़ी चिंता का विषय है। हमारे नेता हमको ही हमारे बलबूते पर, हमारी वोटों पर आप ऐश करेंगे। बिल्कुल ठीक है आपने, बिल्कुल। अब दिन दूना रात चौगुनी आपकी तरक्कियां हो जाए। हमने देखा था टीचर को मोटरसाइकिलें होती थी, आज लग्जरी कारों में घूम रहे हैं आप। बिल्कुल ठीक है आपने जिसने राव जी। और मैं फिर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, रोक रहा हूं आपको क्योंकि हम ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारी चर्चा लगातार जारी है। बात गैरसैंण की हो तो मुद्दा और ज़्यादा गंभीर हो जाता है, क्योंकि गैरसैंण हमेशा से गैर उपेक्षा हुई, लेकिन जब भी यहाँ पर सत्र होता है तो विपक्षी पार्टियां सवाल उठाती हैं। ऐसे में एक सवाल और उठाया कांग्रेस ने। उन्होंने कहा, यहाँ पर तमाम मेहमान एक बार फिर जुड़ गए हैं, उन्होंने कहा, आपने कहा आशीष नोटाल आपकी पार्टी ने कि 60 दिनों तक सत्र चलने की प्रक्रिया है, जो लिखा हुआ है 60 दिन चले। लेकिन ऐसे में अगर 60 दिन की अगर हम पूर्व में बात करें तो आपकी सरकारों ने भी तो 60 दिन नहीं चलाया ना। रवि भाई, हमने तो बहुत कुछ नहीं किया, अब आप नहीं करोगे? नहीं तो उनसे नहीं किया ना। हाँ। ठीक है, तो आपने हमें हटा दिया। अरे नहीं करेंगे, जनता के सवालों से बचेंगे तो जनता हटा देगी। जनता सब कुछ है, जनता जनार्दन है, कोई डरने की बात नहीं है। अगर नहीं किया, गलत किया, तो उसका परिणाम है कि आप सत्ता से बाहर है। आप भी वही कॉपी करेंगे, आप उसको फॉलो करेंगे। हमने क्या किया कि आप कुछ अलग करके दिखाएंगे? आपने इसलिए बनाई, जब आपने सरकार बनाई आपने क्या कहा, जैसा कांग्रेस ने किया हम भी ऐसे करके दिखाएंगे। आपने कुछ अलग बोला ना। आपने बोला कि हम वो लोग हैं जो 15-15 लाख देने की हिम्मत रखते हैं, हम वो लोग हैं जो काला धन लेके आएंगे, और वहां जाके सब कुछ बातें करके टॉयलेट के अंदर घुस के बैठ गए। हमने तो टॉयलेट बना दिया। अरे तुम कर क्या रहे हो? राज्य को लिया कहां रहे हो? देश को कहां लिया रहे हो? आज देखें, इतने गंदे और भ्रष्टाचारी लोग हैं और नफरती लोग। सोशल मीडिया में एक मैसेज चल रहा है कि जो है हम हिंदुओं एक हो जाओ, क्योंकि नहीं तो हम भी वहां की तरह होने वाले हैं, जो आजकल चल रहा गड़बड़। तो हम हिंदुओं को एक करने के लिए लगे हैं। अरे जो लिख रहा है वो आदमी पहले ये समझे, अपने परिवार को एक करके दिखा। अगर तू चाचा, ताऊ, मौसी, देवर, जेठानी जितने हैं ना, तुम 4-6 एक हो जाओ, हिंदू एक हो जाओ। जाति धर्म मत देखो, मतलब ये मत देखो ब्राह्मण है क्या है, ये सब एक हो जाओ बस। अरे अपना परिवार तो एक करो। नहीं, मुद्दा ही है ये। नफरती लोग हैं, नफरत फैला रहे हैं देश के अंदर। किस बात की नफरत फैला रहे हैं आप? और शंकराचार्य का अपमान कर रहे हैं। अब शंकराचार्य क्यों नहीं बोल रहे वहां पर? उस देश में ये हो गया।
अरे मौका मिला है राष्ट्र बनाने का, कौन सा राष्ट्र बनाने वाले थे? अखंड भारत, बना दो अखंड भारत, क्या दिक्कत है? लेकिन आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप लोग सिर्फ नफरती लोग हैं, तो ठीक है, नहीं, जनता नहीं, के पीछे नफरत फैलाने मेरा का सवाल काम ये था, करते हैं। आप मानते हैं कि हम नहीं चला पाए तो आप चलाए, बीजेपी तो आप नहीं चलाएंगे क्या? सवाल है जनता के, जनता के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। ये कहना कि बिजनेस नहीं है, खर्चा होता है, इससे नहीं बच सकते आप। आज युवा परेशान है, आप युवा को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। आप अस्पतालों की हालत देखें, जो पहाड़ के अस्पताल हैं वो तो सिर्फ रेफर सेंटर का काम कर रहे हैं। आदमी जाए और उसे कहते हैं देहरादून जा, और जब देहरादून आता है तो देहरादून अस्पतालों की हालत देखें, डॉक्टर नहीं है, जूनियर डॉक्टरों को बैठा रखा है। इतने बुरे हाल हैं देहरादून अस्पतालों के। आप बताएं, ना अस्पताल दे पा रहे हैं, ना शिक्षा दे पा रहे हैं। शिक्षा का स्तर देखिए कहां पहुंच गया। एक समय था आज से 10-15 साल अब पहले। मैं जवाब ले रहा हूँ, ठीक है। सत्यवीर जी, देखिए ये सवाल ये उठा है यहाँ पर कि ये नहीं कहा जा सकता कि बिजनेस नहीं है, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि टैक्स पेयर के पैसों से सत्र चलता है इसलिए यहाँ पर, क्योंकि ये तो बड़ा महत्वपूर्ण है। जनता की पंचायत है, यहीं पर ही विपक्ष आपसे सवाल करेगा, जवाब देने होंगे, सवाल लगाएगा। इस बार 500 से अधिक सवाल लग भी चुके हैं अभी तक। तो ऐसे में जो ये सवाल उठ रहे हैं कि सत्र की अवधि बढ़नी चाहिए, और गैरसैंण में कर रहे हैं, बताइए उस वक्त नहीं हुआ जब करना था, मानसून में ही सही, लेकिन 3 दिन का। रवि जी, अभी तो उत्तराखंड का जो सत्र है वो गैरसैंण में अभी कुछ दिन बचे हुए हैं, शुरू होना है। मगर संसद का तो 18वीं लोकसभा का तो अभी सत्र चला है ना। देखा है क्या शुरू हुआ है वहां पर। जब बार बार आग्रह करने के बाद भी, चाहे लोकसभा के सभापति ने चाहे राज्यसभा के सभापति ने भी, कि जो सत्ता पक्ष है आपने प्रश्न कर लिया, अब इनका सुन लीजिए। आप बताइए कितने समय वो वहां पर रुके हैं। कुल मिला के जो वहां पर व्यवहार किया है वो व्यवहार यहाँ करना चाहते हैं ये। तो इसीलिए हम आप तो कम दिन कर रहे हम तो सत्र करवा रहे हैं और पूर्ण रूप से सत्र करवाएंगे, और जनता के हित में जितना भी कार्य हो सकता है वो करेंगे। बढ़ाने की आवश्यकता होगी तो बढ़ाएंगे। बिल्कुल सरकार के विवेक के आधार पर है, विधानसभा अध्यक्ष के विवेक के आधार पर है, उसके हाथ में वो पावर अच्छा, है। वो तो साफ कह रहे हैं ना। उसके हाथ अब में ये पावर है। बिजनेस वाला जो शब्द है, यानी कि जो सरकार का जो बिजनेस होता है, जो सत्र में रखा जाता है, हम ये अध्यादेश लाएंगे, इसमें संशोधन करेंगे, ये है, ये चीजें नहीं है ना। यही तो कह रहे हो कि ये चीजें नहीं है, तो ये तो बड़ी ताज्जुब की बात है कि ये चीजें क्यों नहीं है। सरकार की ओर से तैयारियां तो होनी चाहिए। सभी प्रकार की तैयारियां हैं, सत्र आप शुरू होने दीजिए। हम वहाँ पर हर प्रकार से आप देखेंगे कि जिस प्रकार से हमने तैयारी करी है वो आपको वहाँ पर दिखेगी। अब कुछ प्रश्न उठे हैं यहाँ पर, प्रदीप कुकरेती जी ने उठाए हैं, जय सिंह जी ने उठाए हैं। प्रदीप कांग्रेस के कुकरेती प्रवक्ता नहीं, उन्होंने जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया प्रदीप कुकरेती जी ने, और उससे मैं काफी, मैं उस चीज के उन चीजों के टच में रहता हूँ। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, उत्तराखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं आया। तो मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाता हूँ कैंथोरा जी, आपके दर्शकों और कुकरेती जी को बताना चाहता हूँ बड़े सम्मान के साथ। उत्तराखंड में आज की डेट में अगर मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करूं, हमारी सरकार 2017 में आई, उसके बाद से हमने 3 नए मेडिकल कॉलेज दिए, चाहे अल्मोड़ा का मेडिकल कॉलेज हो, चाहे आपका श्रीनगर का हो, चाहे हल्द्वानी हो, और हरिद्वार का मेडिकल कॉलेज बनने को तैयार है हम। और यही नहीं, अटल आयुष्मान के माध्यम से हमने अभी तक, मैं आज का डेटा आपको बता रहा हूँ, 14 अरब से अधिक पैसा हमने खर्च कर चुका है। ये 14 अरब पैसा अगर सरकार ना खर्च करती तो उन लोगों के, गरीब लोगों के घर से निकलता, किसी को अपनी जमीन बेचनी पड़ती, किसी को अपना सोना गिरवी रखना पड़ता, तमाम तरह की ये चीजें सामने आती। और आप चीज को बताता हूँ, 275 से अधिक जांचें हमारी सरकार फ्री दे रही है लोगों को। ठीक है। और एक और मैं आपको बता देना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जन औषधालय के माध्यम से जो बाहर इतनी महंगी दवाइयां मिलती है, जो 500 की दवाइयां मिलती है, 50 रुपए में वहां पे मिल जाती है। ठीक है, अब सवाल सुनिए। और एक सेकंड में कंप्लीट कर लेता हूं इसको, और मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बता देना चाहता हूं। पर्वतीय क्षेत्र 86% भूभाग हमारा पर्वतीय है। हमारा सपना था कि पहाड़ों में भी ट्रेन चले। हमारी सरकार के काले काल में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन बन रही है। ठीक है। हजारों लोगों को उसमें रोजगार मिल रहा है। और आने वाले समय पे वो, मुझे अभी सरकार ने बोला है कि 2025 तक वो कंप्लीट हो जाएगा। यही नहीं, यहाँ डोईवाला विधानसभा से खरादी, यमुनोत्री और गंगोत्री तक डीपीआर बन के तैयार है रेलवे लाइन की। ठीक है। अब आपको थोड़े से मैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कंप्लीट कर लेता हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में एक दो और जल्दी कर लेता हूं। दिल्ली से लेके देहरादून तक 2.5 घंटे का आपका एक्सप्रेस वे बन रहा है। पोंटा से लेके बल्लूपुर चौक तक एक्सप्रेस वे बन रहा है। अब एक और मैं बताता हूं, हमारे 4 धाम प्रमुख रूप से यहाँ पर उत्तराखंड में है। 900 किलोमीटर का वो प्रोजेक्ट है। 900 किलोमीटर में से केवल 150 किलोमीटर मात्र रह गया है इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बनने के लिए। ये मैंने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया। और एयर कनेक्टिविटी के बारे में, चाहे आपका यहाँ से जौलीग्रांट से आपका पंतनगर, जौलीग्रांट से आपका पिथौरागढ़ से लेके पंतनगर, और यही नहीं,
मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, ये क्या है, आपका सरकुंडा जो शक्तिपीठ है हमारी, सरकुंडा देवी शक्तिपीठ है, वहां पर रोपवे का भी हमने पिछले बार ही संचालन किया ठीक है। और तमाम पावर प्रोजेक्ट हमने काम किया, चाहे लोहारी डैम हो, चाहे लखवाड़ डैम हो, चाहे नेटवर्क डैम हो। एक में जय सिंह जी का जवाब देना चाहिए, जय सिंह जी का जय सिंह जी का कंप्लीट करता हूं, जय सिंह जी का इसी के साथ एक मिनट सत्यवीर जी प्लीज, जय सिंह जी का कंप्लीट हो जाएगा इसी के मैं साथ। आ जाऊंगा आपके पास, समझा चौहान जी से ही पूछना नाराजगी चाह रहा होती है, सभी हूँ, लोग चौहान आए। जी को जवाब अभी मैं समझता हूँ सम्मानित चौहान जी जवाब दे देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैं ये कहना चाहता हूं, बात राजधानी गैरसैंण की हुई थी कि क्या 24 साल में हम लोग इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं कर पाए, उन इंजीनियरों को, उन अधिकारियों को नहीं ढूंढ पाए कि हम वहां पे इतनी कॉलोनी डेवलप कर पाए, इतने इंस्टीट्यूट डेवलप कर पाए कि हमारे अधिकारी और कर्मचारी और नेतागण वहां बैठ पाए। एक बात आपने कहा मेडिकल कॉलेज बने, उसमें कोई दो राय नहीं है, मैं खुद उस बात को मान रहा हूं कि मेडिकल कॉलेज बनेंगे। और नरेंद्र तिवारी जी ने जिस आधारशिला को रखा था एम्स, शायद वो ना होता तो हम आपने, मैंने तो अस्थायी राजधानी देहरादून का हाल बता रहा हूं, दून अस्पताल गढ़वाल मंडल का एम्स के रूप में जाना जाता था, जहां अल्ट्रासाउंड का डॉक्टर बैठता था, एक्सरे होता था, हड्डियां जुड़ती थी, गायनी के पूरे, मेरा स्वयं का जन्म उस अस्पताल का है। लेकिन आज आपको पता है चौहान जी, आप ग्राउंड पर तो आके देखो, वहां पहाड़ का आदमी का नंबर ही नहीं आता इलाज का। नगीना धामपुर बरेली से लेके सारा आदमी वहां लाइन में लगा हुआ है, और अल्ट्रासाउंड, एक सेकंड, वहां पे जो है अल्ट्रासाउंड वाला डॉक्टर नहीं बैठेगा। हम मेडिकल कॉलेज का क्या करेंगे? आपने खाली दे दिया। दूसरी बात मेरे को बताइए, राज्य आंदोलनकारियों का ये 1.5 साल में 3 बार वार्ता हो गई, कहां है वो 10% क्षति जा रखा है? मैं इसी बता रहा हूं। आपने स्थापना दिवस पे उसके पर्चे छपवा दिए। ठीक है, अभी सवाल ज्यादा हो जाएंगे, पेमेंट कर दिया उसका, जवाब फिर दूसरी तरफ चले जाएगा। अब सत्यवीर जवाब दीजिए, इन्हीं पर दीजिएगा जो सवाल। आप राज्य की बात कर रहे हैं, पहले तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि राज्य की जब बात करते हैं, इस राज्य को बनाने के लिए बहुत लोगों ने संघर्ष किया, बहुतों ने बलिदान दिया, बहुतों ने यातनाएं सही, और इस राज्य की अगर मूल आत्मा को भी समझा तो हमारी सरकार ने समझा, अटल बिहारी वाजपेयी ने समझा, और इस राज्य का गठन भी हुआ। आप सोचिए कि 3 राज्य बनते हैं, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड बनता है। जब इस राज्य का निर्माण होता है तो आप देख लीजिए कितनी शांति से होता है। मगर अभी कुछ वर्षों पहले ही जब तेलंगाना का होता है तो पहली बार उसके लोकसभा और राज्यसभा के कैमरे बंद हुए थे और कितना खून खराबा वहां हुआ था। इस राज्य को बनाने के साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी ने स्पेशल स्टेटस का हमको दिया था, आर्थिक रूप से हमें अलग से उन्होंने दिया था, मगर वो खत्म कब होता कांग्रेस के समय। आंदोलनकारियों की भावनाओं के आधार पर जितना भी संभव हो सकता है ये सरकार करेगी, हर स्तर पर जाके करेगी। एक बात के साथ मैं कंप्लीट करना चाहता हूं, जय सिंह जी ने एक प्रश्न उठाया था, कल उनके साथ में एक चैनल में डिबेट में था, उन्होंने कहा कि यहाँ इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, इतनी रोडों को चौड़ी किया जा रहा है। अब वो आज की डिबेट में कह रहे हैं कि रोडों को चौड़ी क्यों नहीं किया जा रहा। तो मेरा उनसे आग्रह है कि या तो इसी बात पे रहिए कि रोडों को चौड़ी होने चाहिए, या इसी बात पे रहिए कि रोड चौड़ी नहीं होनी चाहिए। दोनों बातों में विरोधाभास उत्पन्न ना करें कि कहीं दूसरे चैनल में जाके चैनल में कुछ जाके बोलते। एक कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि भाई हम कह रहे कि खतरे में हिंदू खतरे में है, ये खतरे में है। मान्यवर जी हमने कभी नहीं कहा, हमने कभी इस बात को नहीं कहा। हमने एक सेकंड रुको, आप बोल लेना अपने समय में। इन्होंने कहा कि हम इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया। मान्यवर जी हमने कभी इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं किया। 2014 के बाद आपके नेता ने ही बनाई थी रिपोर्ट, एक एंटोनी जी उसके अध्यक्ष बनाए गए, तो उस रिपोर्ट के कहा था कि हमने जो हिंदुओं के खिलाफ जिस प्रकार के कार्य किए विरोध में जाके 1947 से लेकर उसका ये आश्रय सॉफ्ट हिंदुत्व हमको खेलना चाहिए। वो इस 18 लोग और इन्होंने कहा कि देश किस स्तर पर जा रहा है, देश उस स्तर से निकल रहा है कि 1990 और 1991 में देश का सोना गिरवी रखा गया था ब्रिटेन में। रवि सर आ रहा हूं आपके पास। रवि मैंने कर्णप्रयाग से गैरसैंण की सड़कों के बारे में बात की यार, सारी जगह की थोड़ी बोली। मैं समझ गया सर, मैं समझ गया हूं, मैं इसलिए आपके पास आ रहा हूं। मीनाक्षी जी आप एक सवाल कीजिए, उसके बाद मैं जयसिंह रावत जी पे जा रहा हूं। देखिए जो भी बात यहाँ पे देखिए भाजपा प्रवक्ता ने कही है, आप देखेंगे कि बहुत एक्सपर्ट हैं लोगों को घुमाने के लिए, लोगों की भावनाओं के साथ खेलने के लिए और झूठ बोलने में। ये जितने भी भाजपा के नेता हों चाहे कोई भी हो, ये लोग पूरी तरह से किस तरह से झूठ बोला जाता है वो इनसे आप सीख सकते हैं। आप बात कर रहे हैं कि हमने मेडिकल कॉलेजेस बना दिए, हमने सड़कें बनवा दी, हम ट्रेन यहाँ तक पहुँचाने वाले हैं, तो मतलब ये सारी बातें जो हैं आपके
जो दिखावे वाले जो दांत हैं, हाथी के जो दिखाने के दांत हैं वो हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि जब इस राज्य की जब परिकल्पना हुई थी, जब ये राज्य बनाया गया था, तो बेसिकली बनाया गया था पहाड़ों को लेके कि पहाड़ी जिले जो हैं वो अछूते थे डेवलपमेंट से, तो उनको डेवलप करने के लिए ये राज्य बनाया गया था। लेकिन आज भी आप देखोगे पहाड़ी जो क्षेत्र हैं उनकी स्थिति तो बदतर है। आप बात कर रहे हो मेडिकल कॉलेजेस, जो पहाड़ के जो गांव हैं उनके जो CHC सेंटर है वहां डॉक्टर्स नहीं है। वहां पे आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से रेफर करके महिलाएं जो है रास्ते पे मर जा रही हैं। किस प्रकार से आप देख रहे हैं आज भी डांडी कांडी पे यहाँ पे बीमार लोगों को उठा के लेके जाया जा रहा है। अगर आप कह रहे हैं कि सड़कें बनाई हमने, तो आप बताइए उन सड़कों का क्या फायदा हुआ? 1700 गांव जो हैं पिछले साल खाली हुए, आखिर वो सड़कें बनाने के बाद क्यों खाली हुए? उन सड़कों उनको तो और डेवलप होना चाहिए था और लोगों को और वहां पे आना चाहिए था। तो बेसिकली जो समस्याएं हैं, आप उन समस्याओं पे बात नहीं करोगे, सिर्फ दिखावे के लिए आप सड़क चौड़ीकरण की बात कर रहे हैं, 12 महीने आप केदारनाथ रोड की बात कर रहे हैं। आज स्थिति देख लीजिए, पूरा का पूरा उत्तराखंड उसकी वजह से आज इतना बदहाल है। जो आप सड़कें बना रहे हैं, ट्रेन की आप बात कर रहे हो, फिर से क्या ट्रेन, देखिए वो ट्रेन जो भी जा रही है, जब तक आप वहां पे रोजगार डेवलप नहीं करेंगे, वहां के लोगों को वहां पे नौकरियां नहीं देंगे या वहां पे रहने का कोई कारण नहीं देंगे, तब तक आप उस ट्रेन और सड़कों का कोई फायदा नहीं है। और ये बात जब हम पर्यावरण को लेके भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कशन कई बार आप देखेंगे जनता के बीच में हो रहा है आजकल कि पर्यावरण एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देखो कि उत्तराखंड की जो इकोलॉजी है, जो उसका भौगोलिक परिस्थिति है, वो किस प्रकार की है। क्या वहां पे ट्रेन ले जाना सिर्फ अपने फायदे के लिए बेहतर होगा? ये चीजें भी तो सोचनी है ना कि वहां का पर्यावरण कैसा है, वहां की स्थिति कैसी है। सिर्फ बोलने के लिए कि ट्रेन पहुंचा रहे हैं, सड़क पहुंचा रहे हैं, लेकिन जो वहां पे इन सबका जो नुकसान हो रहा है वो वहां का लोकल व्यक्ति झेल रहा है। और वो हम लोग हर इसमें देखते हैं, चाहे बरसात का मौसम हो चाहे कोई और मौसम हो, हम लोग देख रहे हैं कि वहां के लोग कितनी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। लेकिन इन पॉइंट्स पे कभी डिस्कशन नहीं होता है। सिर्फ डिस्कशन होता है कि हमने इतनी किलोमीटर सड़कें बना दी, और उन सड़क बनाने के पीछे भी क्या रीजन है वो भी मैं आपको बता दूं। उन सड़क को बनाने का रीजन है कि पहाड़ों को खोद के किस प्रकार से खनन हो, और वहां से जो भी जो मटेरियल है वो जो बड़े बड़े नेता हैं ये अपने किस प्रकार से जेबें भरे, ये कारण है सड़कें बनाने का। मैं जय सिंह राउत जी से एक जवाब ले रहा हूं। जय सिंह राउत जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। नहीं, मैं ये कह रहा था कि मैंने जो सड़क का जिक्र किया ना, कर्णप्रयाग से लेके भराड़ीसैंण या गैरसैंण तक की बात की जी। ये नहीं बोला मैंने कि सारी सड़कों में 2 गाड़ियां क्रॉस नहीं हो रही है। उसका मिस इंटरप्रेट मत करो ना। मैं चाह रहा था ये बहस केवल गैरसैंण पर ही केंद्रित हो। जी जी। ये गंभीर मुद्दा है, क्योंकि गैरसैंण के नाम पर या भराड़ीसैंण के नाम पर या राजधानी के नाम पर जितना उत्तराखंड की जनता को छला गया उतना नहीं छला गया है। हम गैरसैंण की राजधानी मांगते हैं, कोई दूसरी बात करते हैं। हम भू कानून की मांग करते हैं तो आप दूसरे कानून की बात करते हैं। अरे आप हमारे नेता, हम लोग तो चुन के भेजते हैं ना, कोई किसी पार्टी का, कोई किसी पार्टी का है, लेकिन हम लोगों की बात तो सुनो ना आप। आज आपकी राज हो गया, कल परसों दूसरी पार्टी आती है तो आना जाना रहता है, लेकिन हमारा जो पॉलिटिकल चरित्र है वो लगभग एक जैसा है। ये मैं कह रहा था। अभी कहना बिजनेस नहीं है, मतलब इससे बड़ा आप सोचे, ये सारे पैनलिस्ट यहाँ पर हैं, क्या इससे बड़ा मजाक कोई और हो सकता है? उत्तराखंड इतनी बड़ी आपदा में घिरा हुआ है, वो जोशीमठ सब देख लिया है। 400 गांव हैं ऐसे, 400 गांव जो खतरे में हैं। मैं कई बार चैनल पर बोल चुका हूं, कई एडिटोरियल पेजों पर लिख चुका हूं, प्रोमिनेंट अखबारों के, कि भारत में सबसे खतरे में है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में क्या हुआ, क्या हो रहा है 31 जुलाई को, इसका 2013 में क्या हुआ, ये बार बार रिपीट हो रहा है। वो केदार घाटी बार बार क्यों हो रहा है, मंसूरा में, गोंडार में, उधर मध्य महेश्वर में क्यों हो रहा है 1997-98 से वही चीज की। हाँ, और ये इन चीजों पर हमारा उत्तराखंड का जो नेता जो हमसे वोट मांगे, इन मुद्दों पर कौन करेगा? अभी पर्यावरण की भी बात आई, यहाँ देहरादून के 200 पेड़ काटने वाले थे, सारे लोग गए, हम भी गए, हल्ला गुल्ला किया, तो तब मुख्यमंत्री जी ने उसको रोक दिया। एक और जगह कार्य थी, तो उस ऑल वेदर के नाम पर 40,000 पेड़ काटे गए। उसके जबकि आप ये जो रिपोर्ट आती है ना, ये इसरो की रिपोर्ट थी, कई और हैं लैंडस्लाइड जोनेशन मैप बहुत पहले से बने हुए हैं, राज्य गठन से पहले बने हुए हैं।
कि कितने इलाके, कौन से इलाके संवेदनशील है, वो कोई सुनता ही नहीं है। अरे नौकरशाह नहीं सुनते तो आप हम लोगों के चुने हुए ना, हम जनता के लोग इसलिए है ना, आप हमारी आवाज सुनो। ठीक है। अब आप हमारी आवाज नहीं सुनते, जो ब्यूरोक्रेट बोलता है उन्हीं के पीछे रहते हैं, अपना ऐश करते हैं, उसके बाद उसके बाद राजा बन जाते हैं। ठीक है जयसिंह राव जी, ठीक है। अब मैं एक हाँ, बार तो इस तरह से व्यवहार। जी प्रदीप कुकरेती जी, इस बार आप लोगों को उम्मीद रखनी चाहिए वैसे, क्योंकि गैरसैंण में सत्र हो रहा है और मुख्यमंत्री धामी बनने के बाद पहली बार गैरसैंण में जा रहे हैं, और जब भी गैरसैंण में सत्र हुआ है तो कुछ चीज़ें नई देखने को मिली हैं, चाहे ग्रीष्मकालीन राजधानी हो, हालांकि एक नई चीज़ मिली थी, वो तो नहीं उतर पाई ठीक ढंग से धरातल पर, लेकिन इस वक्त आप लोग कुछ उम्मीदें तो रखिए। दीपक भाई, मैं केवल इतना उम्मीद करता हूं कि क्योंकि राज्य आंदोलनकारियों से मसले से संबंधित वहां पे कुछ नहीं है, लेकिन हाँ स्थायी राजधानी पे वो निर्णय लें, लोकायुक्त पे निर्णय लें, जो है भू कानून पे निर्णय लें, मूल निवास पे निर्णय लें। आप ये देखिए चौहान जी, इस बात का कौन जवाब देगा कि जब माननीय उच्च न्यायालय आदेश देता है कि अतिक्रमण हो रहा है तो सुबह जेसीबी निकल जाते हैं, निश्चित रूप में उसका पालन होना चाहिए। और जब वो कहते हैं कि लोकायुक्त का गठन कीजिए, वो 3 महीने भी पूरे हो चुके हैं, अब उसका जवाब कौन देगा? वो क्यों नहीं गठन हो रहा है, तमाम उनकी जो है सारी क्यों नहीं हो जाता है? अगर कोई आरोप लगाता है, अभी जैसे मैं देख रहा था, वो झूठ सच तो वो बाद में कानून या ये बताएगा। विकेश नेगी ने जिस प्रकार से सवाल किया था, अगर क्या चीज वो उन्होंने गलत आरोप लगाए तो क्या उनकी जांच वो गलत थी, सही थी, वो सब चीजें कैसे थे? तो ये कई चीजें जो सवाल विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, जो अभी रावत जी कहना चाह रहे हैं कि जनता की आवाज को सुन के आपको उनको गैरसैंण के अंदर जवाब देना चाहिए। दूसरी बात, जिन 10,000 11,000 परिवारों की मैं बात करना चाह रहा हूं राज्य आंदोलनकारियों की, आपने शासन आदेश निकाला 31 दिसंबर 2021 का चिन्हीकरण का। भाई आप उन लंबित मामलों को करना चाहते हो तो हाँ कहिए, नहीं करना चाहते हो ना कहिए। क्यों निकाला आपने शासन आदेश और क्यों वो इंप्लीमेंट नहीं किया? क्यों आपने कहा कि 10% क्षतिपूर्ति आरक्षण मिलेगा? तो हाँ कहिए। मैं वही कह रहा था कि ऐसी उम्मीद हो सकती है कि अपने इस वक्त ग्रीष्मकालीन राजधानी से सत्र से अब कोई मतलब नहीं है, केवल मनसा के ऊपर है कि किसके कहने पर रुका हुआ है और किसके कहने पर। क्या महामहिम जो है मुख्यमंत्री के बात का इशारा करना चाह रहे हैं, या सारे वो विधायक कहां हैं, वो जनप्रतिनिधि जो कहते हैं कि हम राज्य आंदोलनकारी हैं? आप गैरसैंण पर चुप रहेंगे, आप जो है लोकायुक्त पर चुप रहेंगे, आप मूल कानून सशक्त भू कानून पर चुप रहेंगे, केवल आप कहेंगे कि मेरी बिल्डिंग के आगे का एनक्रोचमेंट हटा दीजिए, यहाँ रोजगार नीति ना बने, यहाँ उद्योग नीति ना बने, और आप ग्रीन बेल्ट को लेके आप जो ऐसे 40,000 पेड़ काट दें, और जब हमारे गांव को सड़क जोड़ने का नंबर आता है कोट द्वार से, हम कहते हैं कि आपको जो जोड़ दीजिए यहां से, तब आप कहेंगे नहीं नहीं यहाँ पेड़ नहीं कटेंगे। तो ये पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। ये ठीक है प्रदीप जी। सत्यवीर चौहान जी, फाइनल कमेंट के साथ जो सवाल भी उनका जवाब भी दीजिए। हाँ रवि जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी अभी तक के सत्र हुए हमारी सरकार में, उत्तराखंड के लिए विशेष ही उसमें मिला है, और इस बार भी बहुत ही अच्छा मिलेगा। मगर मैं कांग्रेस को फिर सलाह देना चाहता हूं कि उस राह पे मत चलिए जो अंग्रेज़ों की राह थी, डिवाइड एंड रूल। और कांग्रेस ने क्या किया है आफ्टर 47 के बाद? उन्होंने किया है रूल एंड डिवाइड। केवल इतना अंतर हुआ है। मेरा यही निवेदन रहेगा कि सत्र में भाग लीजिए, हरीश रावत के चक्कर में मत पड़िए, वो अपने परिवार को सेट करने में लगे हुए हैं। वो तो कह रहे हैं और दिन रखिए, हम और दिन रहते हैं वहाँ। वो तो मैंने आपको कहा ना कि अध्यक्ष जी के पास विशेषाधिकार है, उनको लगता है कि सत्र और चलना चाहिए और चलाएंगे, मगर मुझे नहीं लगता। मैंने आपको बताया ना अभी लोकसभा और राज्यसभा का सत्र चला है, वहां पे किस प्रकार का वहां सत्र अंदर पूरे सत्ता पक्ष अंदर बैठा है, विपक्ष बाहर बैठा है, और यहाँ पर भी यही होना है। पहले का आप देख लीजिए, इनके रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, इस बार भी यही होना है। सत्ता पक्ष अंदर होगी, विधायक अंदर होगी, और विधानसभा अध्यक्ष होगी, ये बाहर होंगे। मतलब कि फिर कहेंगे हमने समय नहीं दिया बोलने का। अरे जब सदन के अंदर रहोगे तभी तो आपको समय दिया जाएगा बोलने का, समय बोल पाओगे। मैं फिर, और हमारी सरकार पूर्ण रूप से तैयार है, गैरसैंण में तैयार है, हृदय स्थली है उत्तराखंड के आंदोलनकारियों की और उत्तराखंड के जनमानस की। वहां पर विशेष, मुझे लगता है कि इस बार कुछ विशेष होने वाला है। हाँ, अब कहिए आपने बात। आशीष नौटियाल जी। देखिए, विशेष तो वैसे ही ना हो जाए जैसे त्रिवेंद्र जी के साथ हुआ था, फिर दोबारा विशेष हो गया, पता लगा तो 1.5 दिन में बुला लेंगे आपको। यहाँ तो ये भी विशेष होता है। देखें, दूसरा देखो, लोग अभी संसद की बात कर रहे थे, संसद में क्या हुआ। संसद में मैंने एक सवाल सुना था कि उसमें एक सांसद ने बोला था कि सहारा इंडिया पे जो पैसा फंसा हुआ है वो पैसा कैसे मिलेगा। आखिर सरकार ने गरीब आदमियों का पैसा सहारा के अंदर फंसाया है।
ये सब काम सरकार का है जो पैसा डकार कर बैठी है, और उस पैसे को वापस मिलना चाहिए। उसमें इन्होंने कहा था वित्त मंत्री ने कि उस पैसे को आप कागज लाएं और पैसा ले जाएं। तो मैं सत्यवीर भाई से ये भी जानना चाहूंगा उस कागज को कहाँ लेके जाएं कि उनका गरीब लोगों का पैसा मिल पाए। क्या आपके यहाँ पैसे को लेके आ रहे हैं? आज की डिबेट देखिए जनता का मुद्दा है, अगर जनता के मुद्दे यहाँ नहीं उठाए जाएंगे तो कहाँ उठाए जाएंगे? फाइनल कमेंट इस पे आप डिबेट नहीं रखने वाले, पर जनता के पैसे वापस होने चाहिए। दूसरा, विशेषाधिकार की बात आप लोग कर रहे थे, विशेषाधिकार की आप लोग बात कर रहे थे। विशेषाधिकार के तहत तो आप उसे 1.5 दिन पहले ही खत्म कर देंगे, हल्ला हो रहा है, खत्म कर दो। विशेषाधिकार आपके जनता के हित में नहीं होते हैं, जनता को ठगने के अधिकार होते हैं। जनता को किस तरह ठगा जाए उसमें आप अपने अधिकारियों को अब ये बताइए कि जो 3 दिन पे अगर सत्र चलता है तो 500 सवाल मतलब ही नहीं होता। पहले दिन तो राज्यपाल जी के भाषण में चला जाएगा, 2 दिन बचे, 2 दिन में 500 सवाल कैसे हो जाएंगे बताएं? इन्हें खाना भी खाना है, इन्हें कई बातें और भी करनी है, कहां 500 सवाल हो जाएंगे? सिर्फ विधानसभा सत्र दिखावा है, कुछ नहीं होने वाला। राज्य आंदोलनकारी हड़ताल में बैठे हैं, आपका कभी यहाँ विधेयक घिराव करते हैं घर का, कभी कहीं करते हैं, आप गुमराह कर रहे हैं उनको भी, जिनकी बदौलत आज आप लोग मंत्री बने हैं, जो कुछ बन रहे हैं उनको आप गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो जनता को तो आप कहाँ ले जा रहे हैं? तो जनता देख रही है, आप ठगने वाले लोग हैं, कुछ देने वाले लोग नहीं है, झूठ बोलते हैं। मीनाक्षी जी फाइनल, ठीक है। देखिए, गैरसैंण में जो सत्र हो रहा है, ठीक है, मुझे लगता है कि होना चाहिए, लेकिन समय ये भी सही है कि समय थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष के सवाल हैं, जो वो कह रहा है कि 500 सवाल हैं, तो इस प्रकार से तो मुझे लगता है कि फिर वही मनमानी होगी कि अपने हिसाब से सत्र चलाया गया, अब विपक्ष बाहर बैठा है और ये लोग अपना करके चले गए। लेकिन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे आज की राजनीति के अंदर लगती है, मुझे लगता है कि पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं कि अपने स्वयं के जो इनके जो हित हैं वो एक्चुअली नेताओं के सामने आ रहे हैं, और आम जनता की जो बात होनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं इस जो आज की राजनीति चल रही है उसमें दबे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो कि की रणनीति है वहां जाने की गैरसैंण नहीं, अभी हमारा ऐसा कोई वहां पे जाने का कोई इरादा नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि इस पॉलिटिकल रिफॉर्म को लेके पब्लिक खुद आंदोलन रत हो जाए और फिर ये भाजपा और कांग्रेस दोनों की यहाँ से सफाई हो जाए। ठीक है, प्रदीप कुकरेती जी आपका फाइनल कमेंट चाहिए। मैं केवल बी चंद्र सिंह गढ़वाली जी के नाम से जो चंदन नगर में जो राजधानी बननी थी, मैं पुनः वही बात करूंगा कि वो राज्य आंदोलनकारियों के परिप्रेक्ष्य में महामहिम जब वहां पे आए तो इस बात का अभिभाषण में कुछ राज्य से जुड़े हुए, क्योंकि मुझे बड़ा दुख है कि अभी तक महामहिम ने एक बार भी इतनी घटनाएं वहां घटी और उनका एक बयान उसके परिप्रेक्ष्य में नहीं आया। दूसरी बात कि सभी 70 के 70 विधायक एक बार स्थायी राजधानी गैरसैंण के लिए प्रयास करें, लोकायुक्त के लिए प्रयास करें, सशक्त भू कानून के लिए प्रयास करें। जब हम अपनी जर जमीन को नहीं बचा पाएंगे तो वो 42 शहादतों का हम कर्ज कैसे चुकाएंगे? उस बात के लिए जनता की रोजगार नीति के लिए तमाम नीति को लेकर यहाँ पे काम होगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ। बिल्कुल, जय सिंह रावत जी शॉर्ट में सर अपना फाइनल कमेंट दीजिए। मेरा पहला तो ये निवेदन है कि उसको राजधानी कहना बंद कर देना चाहिए। उनको ये कहना चाहिए कि काम चलाओ विधानसभा सत्र का की नाम होना चाहिए। दूसरी बात, जो 3 दिन भी हो रहे, 3 दिन का मतलब एक दिन तो अभिभाषण में हुआ, दूसरा शैला जी जो विधायक थी वहां के रुद्रप्रयाग की, उनका निधन हुआ है, तो शोक में भी होता है, तो मुश्किल से 1 दिन 2 दिन बड़ी मुश्किल से मिलेगा, उसका सदुपयोग होना चाहिए। और यहाँ के मुद्दे जो हैं खासकर पर्यावरण पर और जो आपदा का गंभीर मुद्दा है उस पर बात होनी चाहिए, और सरकार को बोलना चाहिए कि अगर आप ये ग्रीष्मकालीन बना रहे हैं तो स्थायी राजधानी आपकी कहाँ है, और ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाना है तो आपको कब से आपके सचिव वहां बैठने शुरू करेंगे, कब से वहां राजधानी का के सरकारी कामकाज, यानी कि गैरसैंण में सत्र हुआ था, कुल मिलाकर गैरसैंण की बात भी होनी चाहिए। मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया करूंगा, सत्यवीर चौहान जी, आशीष नौटियाल जी, मीनाक्षी घिल्डियाल जी, प्रदीप कुकरेती जी और जय सिंह रावत जी, आप सबका बहुत शुक्रिया चर्चा में भाग लिया। 21 तारीख से गैरसैंण में विधानसभा का सत्र आहूत होने जा रहा है और ऐसे में 3 दिनों की अवधि को लेकर सवाल है, लेकिन देखना होगा कि सत्र में क्या कुछ निकलेगा, क्या यहाँ पर कुछ बड़ी चीज़ें हो सकती हैं, इस बात का भी इस वक्त प्रदेश को भी इंतजार है। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।